Do you know how much you save and spend every year? Do you have a proper amount in an emergency fund? Are you constantly worried about your finances? अगर इस टाइप के सवालों से आप भी परेशान हैं तो इन सब का सॉल्यूशन है एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश फ्रॉम सेवन होराइजन्स। अगर आप चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल की तरह आप अपना फाइनेंशियल प्लान खुद डिजाइन कर सकें तो देखते रहिए यही वीडियो। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? ये वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर आप सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो हम पहले समझेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है। तो पहली चीज, इट इज अ प्रोसेस फॉर ऑफ अचीविंग योर लाइफ गोल्स बाय यूजिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन विद योर करंट रिसोर्सेज टू प्रॉपर डिसिप्लिन मनी मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को ये समझना बहुत जरूरी होता है कि आप अपने फाइनेंसेस किस तरीके से प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, आपके लाइफ के गोल्स क्या हो सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट ओनली अबाउट मनी, इट इज ऑल अबाउट लाइफ, अबाउट फुलफिलिंग योर विशेज एंड ड्रीम्स। ऑफकोर्स आप कोई भी काम करते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर पाए, आप अपनी इच्छाएं पूरी कर पाए। अब काफी लोग ऐसे होते हैं जो नए नए जॉब में लगते हैं लेकिन उनके सपने बड़े होते हैं। उनको फुलफिल करने के लिए अगर आप आज से ही प्लानिंग करेंगे तो ऑफकोर्स कभी ना कभी आप वो चीज को अचीव कर सकते हैं। तो देर आर थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है करंट रिसोर्सेज, दूसरा है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और तीसरी चीज है फाइनेंशियल गोल्स। इन तीन चीजों को ही ध्यान में रख के आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बना सकते हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने के लिए आपको आपके रिसोर्सेज देखने हैं कि आपके पास इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, कितना आती है, रेगुलर कौन सी है, इरेगुलर कौन सी है, आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं। और इन दोनों चीजों को ऐड करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, हम एक फाइनेंशियल पिरामिड देखेंगे। इससे आपको समझ में आएगा कि आपकी प्रायोरिटीज कैसी रहनी चाहिए और किस तरीके से आप अपना फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। तो आप देखेंगे पिरामिड में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज होती है उसका बेस। तो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे बेस इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन किस चीज से बात कर रहे हैं? इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए हमारे पास में, डेट नहीं होना चाहिए, लोन जितना हो सकता है कम होना चाहिए, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंसेज होने चाहिए हमारे पास में। अब इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों है हम ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बट मेजर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि हमारा प्रोटेक्शन सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक। अगर आप इस लेवल को अच्छे से अचीव कर पाए, प्रोटेक्शन अपना पूरी तरह से अचीव कर पाए, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी सेविंग्स। कि आप किस तरीके से सेविंग्स क्रिएट करते हैं अपनी। आपके पास में जितना इनकम आ रहा है उसमें से नेसेसरी एक्सपेंसेस आप अगर रिड्यूस कर दें तो जो बचता है आपके पास वो होता है आपका डिस्पोजेबल इनकम, जिससे आप अपनी सेविंग्स क्रिएट करते हैं। तो आप रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान कर सकते हैं, आप घर की ओनरशिप ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स और अलग अलग फंड्स में सेग्रीगेट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा सेविंग्स इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें आपकी आगे की लाइफ को और सक्सेसफुल और ईज में बनाने के लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट स्टेप इज ग्रोथ। अब जैसे जैसे आप देखते जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, प्रायोरिटी वाइज थोड़ा सा कम होगा। ऑफकोर्स ये फाइनेंशियल पिरामिड हर एक एज ग्रुप के लिए सुटेबल नहीं है, बट मैं एक मिड एज पर्सन 35-45 के बीच में अगर कोई है तो उसकी प्रायोरिटीज कैसी रह सकती है, उस हिसाब से ये पिरामिड डिजाइन किया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप इज ग्रोथ। आप ग्रोथ के लिए स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग मॉर्गेजेस के पे डाउन करके आप अपना लोन जो है खत्म कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट और हाईएस्ट रिस्क वाला कैटेगरी आ जाता है जहां पे आप अपनी ग्रोथ के लिए फोकस करेंगे, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, डायरेक्ट टैक्स एश्योर्स रियल एस्टेट्स में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो पहली चीज आपको प्रोटेक्शन बिल्ड करना है, फिर आप सेविंग्स करेंगे, फिर आप ग्रोथ की तरफ फोकस करेंगे और फिर आप रिस्क लेंगे। जब आपका ये सारी चीजें अचीव हो जाएंगी तो आप एक सक्सेसफुल और फाइनेंशियल गोल आपका अचीव करने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं फाइनेंशियल गोल्स के सेटिंग के लिए, कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको सेट कैसे कर सकते हैं? पहली चीज तो है कि आपको अपने गोल्स को बहुत स्पेसिफिक तरीके से राइट डाउन करना होगा कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि आप शादी का प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपने हायर एजुकेशन की प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, उनके भविष्य के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, आप नए घर की प्लानिंग कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के गोल्स को आप एक पेज में राइट अप करिए, लिखिए, और उसके लिए कितना अमाउंट नेसेसरी है वो सब चीजें आप वहां पे नोट डाउन करिए। अब इन जो गोल्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इनको आप तीन तरीके से और बाइफरकेट कर सकते हैं: शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप ड्यूरेशन के हिसाब से पहले आपकी नजदीकी सबसे पहले आपको कौन सा गोल अचीव करना है। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हो सकते हैं? जैसे अगर आपकी अभी अभी शादी हुई तो आपका लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है कि आपके बच्चे का एजुकेशन। शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकता है कि बच्चे के लिए बेसिक डिलीवरी जो आपके बच्चे की होगी उसके बाद जो उसका प्राइमरी एजुकेशन रहेगा, ये हो सकता है। मीडियम टर्म गोल में आप अपने घरों का नया घर खरीदना है, नई गाड़ी खरीदना है, ये सारी चीजें सेटअप कर सकते हैं। आपको इन सब चीजों को प्रॉपरली प्रायोरिटाइज करना है कि आपका पहला गोल कौन सा होना चाहिए और उसको आप कैसी टाइप की प्रायोरिटी देते हैं।
ऑफ कोर्स अगर आप लॉन्ग टर्म गोल को पहली प्रायोरिटी देंगे और शॉर्ट टर्म गोल को अवॉइड करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पे अनस्टेबल हो जाएंगे और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सही से नहीं हो पाएगी। एनालाइजिंग योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, ये बहुत जरूरी चीज है कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छे से समझें। आपका अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कैसा है, अगर आप बहुत ज्यादा लोन में है तो आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे, तो पहले आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप अपना लोन कम करें। नेक्स्ट थिंग इज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, आपको एक स्टेटमेंट जनरेट करना चाहिए जिसमें आप एक साइड में लिख लीजिए, देखिए कोई कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग का आपको सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एक पेपर में बस आपको राइट अप करना है। एक तरफ में आप इनफ्लोज लिखिए, एक तरफ में आप आउटफ्लोज लिखिए। इनफ्लोज में आपको ये नोट डाउन करना है कि आपके पास कैश कहाँ कहाँ से आता है, आउटफ्लोज में आपको ये नोट डाउन करना है कि आपके खर्चे क्या है, और उसको आप मॉनिटर करके आप ये लिख सकते हैं कि आप इनफ्लोज और कैसे बढ़ा सकते हैं, और आउटफ्लोज में आप ये देख सकते हैं कि आप अपने खर्चे किस तरीके से कम कर सकते हैं। आपको अपनी नेट वर्थ हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि आपका नेटवर्थ जो है हमेशा बढ़ते हुए रहना चाहिए। अब नेटवर्थ क्या होता है, आज आपके डेट में कितनी होल्डिंग्स है, आपके पास घर क्या है, उसका वैल्यूएशन क्या है, गाड़ियां कितनी है, इन सब चीजों को आप प्रॉपरली आप मैनेज करेंगे तो आप अपने फ्यूचर गोल्स को और अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। सेट अप अ प्लान टुवर्ड योर फाइनेंशियल गोल्स, जिस तरीके से आप ये अपने गोल्स सेटअप कर लेंगे उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप अपना प्लान आप बना सकते हैं कि इस साल आपको कितना सेव करना है, नेक्स्ट ईयर आपको कितना सेव करना है, उसके बाद आपको कितना सेव करना है, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आपके पास टाइम कितना बचा है, उस चीज को अचीव करने के लिए आपको आज क्या करना है। तो कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल गोल्स हम देखेंगे कि क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। पहली चीज आपको प्रोटेक्शन, जो हमने पिरामिड में भी देखा है, तो प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पहली चीज इंश्योरेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए कि आप अपना रिस्क कवर कर सकें। एक दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि इंश्योरेंस के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट हर एक इंश्योरेंस आपके लिए सही नहीं होता है। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि आप वही इंश्योरेंस लें जिससे आप अपना रिस्क प्रॉपरली कवर कर पाए। तो बेसिकली एसेंशियल लाइफ इंश्योरेंस होगा, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होगा, एक्सीडेंटल, हॉस्पिटलाइजेशन, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, इसका मेन पर्पज है कि अगर आप चले जाते हैं, अगर आपके ऊपर बहुत सारे फैमिली मेंबर डिपेंडेंट्स हैं, तो उनको इतना अमाउंट मिल पाए कि वो अपनी लाइफस्टाइल आराम से आगे निकाल पाए, स्टेबल रह पाए। एक चीज ध्यान में रखिए कि लाइफ इंश्योरेंस जो होता है ये कभी एक इन्वेस्टमेंट या टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, ये एक रिस्क प्रोटेक्शन के लिए आप इसको ध्यान में रख के हमेशा इंश्योरेंस लीजिए। नेक्स्ट स्टेप विल बी क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। अगर आपको कोई भी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होती है तो ना आप काम कर पाएंगे, कैश आना बंद हो जाता है, पैसे आने बंद हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्रिटिकल इलनेस होती है और आपके पास ये इंश्योरेंस है तो ये आपको कवर करेगा, एटलीस्ट इन सब चीजों के ट्रीटमेंट के लिए जो लाखों रुपए का खर्चा आता है ये आपको नहीं होगा। हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस, अगर आपको कोई भी एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी आपका मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो आपकी और आपकी फैमिली के लिए एक प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस होना जरूरी है, ताकि आपके फाइनेंसेस में एक डेंट ना पड़े और आप इन सब चीजों से, इमरजेंसी से बाहर निकल पाए इजीली। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई और आप डिसेबल हो गए तो आपका अर्निंग एकदम से स्टॉप ना हो, तो इस टाइप का इंश्योरेंस लेके आप डिसेबिलिटी से भी बच सकते हैं। हाउस होल्ड इंश्योरेंस, जो जो लोगों के पास में अपना खुद का घर होता है उन्हें ये हाउस होल्ड इंश्योरेंस रखना चाहिए। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई या घर में आग लग गए या कुछ हो गया तो आप एटलीस्ट आपके घर में, आपके घर पे आपके सर पे छत रहेगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, आपका घर सलामत रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको तीन चीजें और सेटअप करनी है: इमरजेंसी फंड, डेट रिडक्शन प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इमरजेंसी फंड से आपको क्या होगा कि अगर आपको बाय एनी चांस कुछ हो गया, जैसे अभी की करंट सिचुएशन में ऐसा बहुत आपको देखने मिल रहा है कि ड्यू टू कोरोना बहुत लोग घर पे बैठे हुए हैं, सो उन्हें इमरजेंसी फंड जिन जिन लोगों के पास में है वो आराम से अपना टाइम निकाल पा रहे हैं बिकॉज उन्होंने इस चीज के लिए प्लान करके रखा है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि 3 महीने के एक्सपेंसेस आप बेयर कर पाए अगर आपके पास पैसा नहीं आता है, इस टाइप का आपको फंड सेटअप करके रखना है। डेट रिडक्शन प्लानिंग ये बहुत जरूरी है कि आपको हमेशा ये देखते रहना चाहिए कि आप अगर लोन लेते हैं तो आप हाई इंटरेस्ट लोन से बच के लो इंटरेस्ट लोन में कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, आप अपनी ईएमआई कैसे कम कर सकते हैं, आप अपना नेटवर्क कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैश फ्लो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप आता है कि आप अपनी वेल्थ क्रिएट करें रिटायरमेंट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, चाइल्ड की एजुकेशन के लिए आप प्लान करें, मैरिज के लिए, अपना ड्रीम हॉलीडे। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इन सब चीजों को ध्यान में रख के आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज कि इन्वेस्टमेंट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। वन इज गारंटीड रिटर्न इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज नॉन गारंटीड रिटर्न इन्वेस्टमेंट। अगर आप देख सकें यहाँ पे, तो गारंटीड मतलब जिसमें आपको पता है कि आपको एट द एंड ऑफ द ईयर कितना पैसा मिलेगा। तो इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं? फिक्स डिपॉजिट आता है, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स आती है, इंश्योरेंस स्कीम्स, सिलेक्टेड इंश्योरेंस स्कीम्स हैं जो गारंटीड रिटर्न प्रोवाइड करती है, तो आप हमेशा ध्यान से सिलेक्ट करिए जो भी आप स्कीम ले रहे हैं। प्रोविडेंट फंड्स, ये सारे गारंटीड स्कीम होते हैं। ऑफ कोर्स जब यहाँ पे आपको गारंटीड रिटर्न मिल रहा है तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं पे रिस्क भी कम है, रिस्क कम है इसलिए रिटर्न्स भी कम है। अगर आप हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको नॉन गारंटीड रिटर्न्स में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें हमने 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं: इक्विटी, गोल्ड, कमोडिटीज एंड रियल एस्टेट।
इक्विटी में दो तरीके से आप कर सकते हैं, डायरेक्टली थ्रू स्टॉक मार्केट, इनडायरेक्टली वाया म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, सेक्टोरियल फंड, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो आप वो चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दो तरीके से, वाया म्यूचुअल फंड या फिजिकल फॉर्म। इसके अलावा बहुत सारे बॉन्ड्स भी होते हैं। कमोडिटीज में आप वाया म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं या स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट ऑफकोर्स अपने आप में एक अलग मार्केट है। सो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आप इनको पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करिए कि आप रिस्क किस हिसाब से लेना चाहते हैं। ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो इस डायग्राम के हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक इरोडिंग कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करता है। आपका जो पैसे की वैल्यू है हर साल धीरे धीरे कम होते जाती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट तय करें, उसके रिटर्न्स उससे एडजस्ट करके आपके पास में पैसा कितना बच रहा है ये जानें। तो अलग अलग एसेट्स हैं मार्केट में, हम एक एक करके एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से कौन सा इन्वेस्टमेंट एसेट किस तरीके से इन्फ्लेशन के अगेंस्ट काम करता है। तो पहली चीज़ हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं सेविंग्स अकाउंट्स और एफडीज के रिटर्न्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेविंग्स अकाउंट स्कीम में मैंने 4 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, सेम एफडी में भी 4 लाख का। करंट सिनेरियो के हिसाब से सेविंग्स में 4% का रिटर्न मिल रहा है और एफडी में 7.5% का रिटर्न मिलता है। तो अगर आप इसमें रुपीज टर्म में देखें, 16,000 इज ईयरली रिटर्न फॉर सेविंग्स अकाउंट और 30,000 यहाँ पे ये हो रहा है। मैं 30% का टैक्स स्लैब कंसिडर कर रहा हूँ तो मैंने टैक्स लिख लिया। पोस्ट टैक्स रिटर्न मुझे 11,200 रुपये मिल रहे हैं सेविंग्स अकाउंट में और 21,000 मिल रहा है एफडी में। पोस्ट टैक्स वैल्यूएशन मेरा ये हो गया। अगर मैं इसमें 6% का इन्फ्लेशन, एवरेज इन्फ्लेशन रेट अभी 5% से 6% के आसपास चल रहा है, 6% का इन्फ्लेशन देखूँ तो इतना ही वो उसने मेरा वैल्यूएशन इरोड कर दिया। तो बेसिकली मेरा जो कैपिटल जो 4 लाख का था वो घटकर 3,86,528 हो गया, मतलब कि कहीं ना कहीं मैं लॉस में हूँ, -3.37%। सेम चीज एफडी में भी अगर मैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न देखूंगा तो -1.07% दिख रहे हैं। ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट मैं कंपेयर करूंगा म्यूचुअल फंड में डेट स्कीम्स में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो क्या होगा। सेम चीज, ऊपर वाला कॉलम सेम है, मैं सेविंग्स अकाउंट के साथ में कंपैरिजन कर रहा हूं, बट डेट में ऐसा हो जाता है कि 8.5% का एवरेज रिटर्न मिल रहा है। एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे टैक्स डिडक्ट नहीं होता है, टैक्स ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं रहेगी। तो 6% इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद मुझे 1.99%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2% का मुझे पोस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न मिल रहा है, विच इज अ गुड थिंग। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इसको इक्विटी स्कीम्स के साथ में। इक्विटी स्कीम्स का मैंने एवरेज यहाँ पे 5 ईयर्स एवरेज कंसिडर किया हुआ है 15% के आसपास। ऑफकोर्स इसमें भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं रहता है। अबाउ 1 लाख अमाउंट होगा तो उस पर 10% टैक्स लगता है, तो यहाँ पे वो अमाउंट का हम लोग कंसिडरेशन नहीं कर रहे हैं। सो आप अगर देखेंगे तो 8.1% पोस्ट इन्फ्लेशन हमारा रिटर्न बन रहा है, विच इज अ गुड थिंग। तो अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं और आप रिस्क भी प्रॉपरली ले सकते हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट करें या तो डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक आप एक हम लोग स्क्रीनशॉट देख रहे हैं यहाँ पे कि हायर एजुकेशन की अगर आपको 15 लाख की कॉस्टिंग दिख रही है, हम 10% का इन्फ्लेशन ले रहे हैं, अगर 15 साल बाद आपको अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, आज अगर उसकी कीमत 15 लाख रुपए लग रही है तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन एडजस्टेड ये फ्यूचर कॉस्ट हो जाएगी 62 लाख के अराउंड, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। तो उसके लिए आपको आज से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप बच्चे की शादी के लिए भी प्लान कर रहे हैं और मैं एक एवरेज 7% का भी कंसिडर करूँ, मैंने 7 to 10% इन्फ्लेशन रेट कंसिडर किया हुआ है मिनिमम मैक्सिमम के हिसाब से। आज अगर आपको शादी कराने के लिए 10 लाख की जरूरत पड़ रही है, ऑफकोर्स अगर आपका बच्चा आज 2 या 3 साल का है तो आपको 19 साल हमने एक एवरेज कंसिडर किया कि उतने साल बाद आप शादी कराएंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख की जगह आपको 36 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर कॉस्ट। सो इन्फ्लेशन इज वेरी बैड आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो आपको अपने प्लानिंग जो है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके ही बनानी पड़ती है। तो अब ये जो ऊपर के टेबल है ये हमको ये बता रहा है कि किस तरीके से वैल्यू ऑफ मनी इरोड हो जाती है। सो आपको अगर इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अपना नॉन गारंटेड रिटर्न्स वाले इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में ही डालना चाहिए। बट ऑफकोर्स यहाँ पे ये भी वेरी करेगा कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। सो पहले आप अपना खुद का रिस्क एपेटाइट समझ लीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। आगे का वीडियो, आगे का पार्ट देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग का सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन कैसे कर सकता है। तो सब्सक्राइब टू अवर चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।